नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 13th वीडियो। और ये लेक्चर हम लोग को बहुत दिनों बाद आ रहा है, होपफुली आई थिंक 1 वीक के बाद आ रहा है। तो अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं लगातार। जो गैप हुआ उसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, उतना यहाँ पे बताएंगे तो टाइम लग जाएगा। इट्स बेटर क्लास को ही कितना कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को 46 क्वेश्चन नंबर कराया था ना, 46, जहाँ पे हम लोग ने दोबारा से एक कंप्लीट हेडिंग दैट इज़ रीवैल्यूएशन उसको रिवाइज किया था विद कॉन्सेप्ट को समझने के साथ एक सवाल लगा करके, है ना। जहाँ पे तुम लोग को मैंने दोनों अप्रोच रिकॉल कराया था, एंट्री बनाते वक्त कैसे हमें क्या ध्यान देना होता है एंड प्लस उसका लेजर। और जो सवाल पिकअप किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ तुमने दोबारा से एक बार देखा कि हाउ टू मेक जनरल एंट्री इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पे 3 एंट्री बनने होते हैं, एक्सपेंस के अलग, इनकम के अलग, फिर दोनों कंपेयर करें, प्रॉफिट लॉस के कोई एक। बट अब उसको रखो भी, उसकी बात करेंगे बाद में। हम लोग आज 4 सवाल पिकअप करने वाले हैं। मैंने 2 बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 इसके बाद पिकअप करेंगे, ठीक है। अब इन 2 में से ये जो सवाल है 48 वाला, जिनके पास न्यू बुक है उसमें 48 नंबर मैच कर लो। इफ़ नॉट तो फिर तुम्हारे बुक में ये क्वेश्चन आगे पीछे मिल जाएगा, 46, 45, 47, 49, 50 इसी के आसपास क्वेश्चन के कंटेंट को मैच करो, मिल जाएगा। अब सुनिए सवाल में है क्या। ये सवाल मैंने क्यों लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, पता है, क्योंकि अभी इसी साल नहीं, इस साल नहीं, आई होप पिछले साल, हाँ लास्ट ईयर एक सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का था, 18 या 19वां सवाल था, जहाँ पे 3 सेट होता है पेपर ना, 3 सेट। तो एक सेट में सवाल आया था सेम टाइप का, सेट नंबर 3 में आया था, और सेट नंबर 2 में सेम सवाल आया था IFR पे, ऐसे 3 पार्ट दिया था। सेट नंबर 1 में आया था WCR पे, मतलब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ 3 टॉपिक पिकअप कर लिया गया है, WCR, IFR एंड डाउटफुल डेट पे प्रोविजन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। तो इस टाइप के सवाल आते हैं जो कि बहुत बार आए हुआ है, तो मैंने जानबूझ के सवाल पिकअप भी कर लिया। बट चलो ठीक है, सवाल देखते हैं, और कुछ हार्ड नहीं है। अगर तुमको याद होगा अप्रोच WCR का, तो एग्जैक्ट वैसे ही करना है। हाँ, एंट्री थोड़ा ज़्यादा बनेगा। और यहाँ तो मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है, बैड डेप क्या 47 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है ना क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 था, हमें ये वाला एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में ये भी कंडीशन दे सकता था कि यहाँ पे जितना प्रोविज़न है उतने का बैड डेप हो गया। हालांकि हार्ड नहीं है, तो मैं अगर इसका एंट्री याद हो जाएगा ना कि जितना बैड प्रोविज़न है उससे कम का बैड डेप है, पहला वाला पार्ट मतलब, तो उसी तरह से एंट्री बनेगा थर्ड वाले का। बट चलो पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अब न्यू पार्टनर कौन आया, ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, उनका रेशियो क्या था, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है जानबूझ के, क्योंकि उसका कोई नीड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर दे भी दे कोई इशू नहीं है, तुम्हें इग्नोर करना है, तुम्हें डायरेक्टली आगे बढ़ना है, काम की बात पे आना है। तुम्हें यहाँ पे लिखा था बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 2 बातें इसमें कहा हुआ है। और हाँ, थोड़ा सा ये वॉइस का दिक्कत है, बीते 7-8 दिन से जो हम लोग ट्रैवल किए हैं, घूमे फिरे हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इशू है, तो ये मैच करना, ध्यान देना, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है, डेप्टर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेप, ये दिया इंफॉर्मेशन। और याद करो डेप्टर में कहाँ होता है, ये हमारा, इसका अगर नेचर की बात करें, ये कैसा हमारा होता है, एसेट्स, है ना। और जो प्रोविजन वाली क्या होता है, लायबिलिटी। ये बात अलग है कि जो प्रोविजन होता है लिखाता कहाँ पे, बैलेंस शीट में, एसेट्स में, डेप्टर के नीचे हम माइनस करके दिखाते हैं। बट उसका नेचर क्या होता है, इट बिहेव एज लाइक लायबिलिटी बिकॉज इट इज़ अ प्रोविजन। तुम प्रोविजन बना के चल रहे हो कि नुकसान हो सकता है, माइट बी इन द फ्यूचर। तो ये तो हुआ एक बेसिक बात। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ दिया है, केस 1, 2, 3। पहला बोल रहा है कि इफ़ मान लो बैड डेप हो ही जाए 30,000 का, पहला वाला, तो पास द जनरल एंट्री। यहाँ तुम्हें अल्टीमेटली करना क्या है, तुम्हें एंट्री पास करना है इस क्वेश्चन में। तो इफ़ मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे, इस इंफॉर्मेशन के देने के टाइम पे अगर एक बैड डेप भी दे दे एडिशनली कि हमारे उस न्यू पार्टनर के आने के वक्त फर्म के अंदर ये 30,000 का नुकसान हो गया, बैड डेप मतलब कि वो डेप्टर पैसा नहीं दे रहा है, ये तो कंफर्म है, न्यू पार्टनर मतलब ही नहीं है, वो तो बेचारा अभी जस्ट फर्म में आ रहा है, तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है, तो कह देगा अपना देखिए भाई, डेप्टर आपने क्रिएट किया था, वो पैसा नहीं दे रहा, तो उसका नुकसान हम क्यों बियर कर रहे हैं। तो इस पूरे कंडीशन में न्यू पार्टनर से कोई मतलब नहीं है,
तो हमारा काम का होना चाहिए, फोकस का होना चाहिए सिर्फ कि हमें इसको एडजस्ट करना है बिटवीन द पार्टनर्स। बट कैसे होगा, देखो बैड डेब्ट जब भी होता है तो थोड़ा 11th क्लास में जाओ और रिकॉल करो एंट्री क्या बनता है। हम बता रहे केस 1 पहले, केस नंबर हमारे पास 3 केस है यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, इसका जो होगा आंसर वो लिखते हैं कुछ इस प्रकार लिखते हैं ताकि तुम लोगों को दिखे प्रॉपरली। हाँ बोलो, पूछो, बोलो बोलो। अच्छा देखो, जो हमारा पहला केस है, पहला केस, केस नंबर 1, इसमें क्या रहा है कि अगर बैड डेब्ट 30,000 का हो गया तो एंट्री क्या बनेगा। 11th क्लास का बेसिक जो एंट्री का कॉन्सेप्ट था रिकॉल करो। जब भी नुकसान होता है, बैड डेब्ट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म या लॉस फॉर द फर्म, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो बैड डेब्ट का वर्ड है कहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला केस बता रहे हैं, तो इसमें 2 एंट्री बनेगा। पहला एंट्री क्या बनेगा, बिकॉज लॉस हुआ है तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड 2। ये बैड डेब्ट एक्चुअली किसके केस में हुआ है, डेप्टर के केस में, कि डेप्टर ने पैसा देने से मना कर दिया। मतलब एक तरीके से हमारा जो एसेट्स है 5 लाख रुपए के डेप्टर के नाम से वो घटने वाला है भाई। आउट ऑफ 5 लाख 30,000 के डेप्टर मना कर देने से, भाई वो 5 लाख क्या है, वो डेप्टर का फिगर है। उस 5 लाख के डेप्टर के फिगर में से 30,000 के डेप्टर वाले कह रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे, तो मतलब हमारा जो डेप्टर है वो घट गया और एसेट्स घट गया। तो याद करो नियम क्या था, जब एसेट्स डिक्रीज होता है कहाँ लिखा है, नीचे। तो नीचे क्या आएगा, टू डेप्टर, कितने से जितना नुकसान हुआ है 30,000। ये एंट्री बनेगा बैड डेब्ट होने का। अब आता है सेकंड एंट्री, इसी बैड डेब्ट जो हुआ है तुमने इस बैड डेब्ट के लिए पहले से ही अपने पास क्या रखा हुआ है, देख लो हमारे पास जो बैड डेब्ट हुआ है हमने उसके लिए पहले से मेंटेन क्या किया हुआ है, प्रोविज़न। तो मतलब जो ये नुकसान हुआ है हम उसके लिए कवरअप के लिए अपने पास पैसा तो रखे हैं। देखो आमतौर पे क्या होता है ना, जब भी नुकसान होता है एक्सपेंस होता है हम उसको राइट ऑफ भी करते हैं प्रॉफिट लॉस में भेज करके, है ना। तो यहाँ पे इस बैड डेब्ट को हम कहाँ भेजें, प्रॉफिट लॉस में नहीं भेजो। क्यों, तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रोविजन है पहले से, उसको वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। तो जो सेकेंड एंट्री बनेगा इसको क्लोज डाउन करने के लिए, मतलब इस पूरे बैड डेब्ट वाले वर्ड को राइट ऑफ करने के लिए, तो पहले इस वर्ड को राइट ऑफ करना है, कहाँ लेके आए, नीचे लाएंगे सेकेंड एंट्री के तौर पे, टू बैड डेब्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बैड डेब्ट को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोविजन पहले से है, मोर देन बैड डेब्ट से अधिक है। तो जब है तो अच्छी बात यहाँ लिख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब जो 40,000 में से 30,000 यहाँ इस्तेमाल हो गया, जो 10,000 बच गया तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जब कल को दोबारा बनेगा बैलेंस शीट तो वहाँ पे वो शो हो जाएगा बैलेंस शीट में। भाई 5 लाख डेप्टर था, घट गया 30,000 से, तो कितना रह गया 4,70,000। और 40,000 प्रोविजन था वो भी घट गया 30,000 से, कितना प्रोविजन रह गया 10,000। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे न्यू पार्टनर के आ जाने के बाद, तो एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट्स के नीचे डेप्टर लिखोगे 4,70,000 माइनस प्रोविजन 10,000, बाहर आएगा 4,60,000। बट यहाँ इतना करना नहीं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो तुम्हें बता रहे हैं सिर्फ कि आगे इस तरफ प्रोसीडिंग चलता रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया सिंपल केस, जहाँ पे जितना हमारा नुकसान था उससे अधिक हमारे पास पैसे थे उसको कवर अप करने के लिए। अब जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वही हमारा इंपॉर्टेंट है। तो केस 3 जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, सेम एंट्री बनेगा, दिखाते भी कैसे। बट पहले केस नंबर 2 पे आ जाओ, चलो सीधे देख लो। अगर हम बात करें केस नंबर 2 पे, तो इस बार यहाँ पे बताओ नुकसान कितने का हो रहा है, 45 का। तो अमाउंट बस देखो, एंट्री वही बनने वाला है कि अगेन अगर लॉस 45 का है, इतने डेप्टर पैसा देने से मना कर रहे हैं, तो जो पहला एंट्री है सेम एंट्री बनेगा कि मतलब हमें नुकसान कितना हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, लॉस हुआ है 40,000 का, 45,000 का, 45,000 टू, बिकॉज डेप्टर ही डिक्रीज हुआ है तो डेप्ट नीचे आ जाएगा। नियम एक बार याद रखो, बाकी वही लॉजिक काम आता है। तो फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगा सेकेंड एंट्री में। अब वो समझते बहुत ध्यान से।
अब तुम्हारा सेकेंड एंट्री में आमतौर पे क्या होता है, हमको इस 45,000 के लॉस को राइट ऑफ करना है और उसके लिए हमारे पास प्रोविज़न तो ऊपर है बट वो प्रोविज़न थोड़ा लेस अमाउंट का है, बट चलो ठीक है, पहले जितने का होता है पहले राइट ऑफ करो। तो ये जो बैड डेप है वो नीचे आएगा, टू बैड डेप 45,000। अब इसी बैड डेप को राइट ऑफ करने के लिए वी हैव अवेलेबल प्रोविज़न कितने का, 40 का। कम पड़ रहा है बट जितना भी है, अगर ज़्यादा लॉस हुआ है तो ठीक है, तुम कंप्लीट प्रोविज़न पहले यूज़ कर लो, जैसे यहाँ किए थे उसको राइट ऑफ करते वक्त प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट डेबिटेड 40,000। अब जो 10,000 कम पड़ रहा है तो दिमाग में जोड़ डालो और याद करो, मैंने हिंट दिया था स्टार्टिंग में कि ये एज सेम एज लाइक WCR और IFR तरह ही है। तो याद करो वहाँ पे जब पैसे कम पड़ जाते थे IFR में, WCR में, तो लोग क्या करते थे, वो जो गैप अमाउंट था, पैसे जो कम पड़ रहे थे, कहाँ से निकालते थे, सेम यहाँ पे करना है। तो ये जो अमाउंट ऑफ गैप दिख रहा है वो तुम फिलअप करोगे फ्रॉम रीवैल्यूएशन से, जो कि हमारा एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये 5,000 आएगा ना, माइनस कर लो और यहाँ पर लिख देना अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारा क्या है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया। बस इतना ही करना था। और जो केस 3 मैंने जानबूझ जोड़ा हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम में तीनों केस आया था, हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, ये सवाल आया था, बस नंबर अलग है। तो उसमें 3 केस दिया था। एक केस में बैड डेप हुआ है प्रोविज़न से कम अमाउंट का, एक केस में बैड डेप हुआ है प्रोविज़न ज़्यादा अमाउंट का, और एक केस में जहाँ बैड डेप हुआ है बट प्रोविज़न के बराबर अमाउंट का। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में केस 3 भी सॉल्व कराना है, मान लेते हैं, चलो केस 3, केस नंबर 3 बुक में नहीं दिया है पर यहाँ देख लो समझने के लिए सिर्फ। तो इसमें भी एंटीवाई बनने वाला है। फर्स्ट लॉस हुआ है 40,000 का, तो एंटीवाई बनेगा जो वहाँ बना हुआ है, सेम एंट्री बनेगा। और पता है ये जो एंट्री बना रहे पहला वाला, ये तुम्हारा क्लास 11th का है, कुछ अलग नहीं मैंने किया है, ये तुम वहाँ सीख कर आए हो कि बैड डेप होता है तो एंट्री क्या बनता है, बैड डेप अकाउंट डेबिटेड बिकॉज इट इज एक्सपेंस, टू डेप्टर बिकॉज एसेट्स के तौर पे डेप्टर घटा है बैड डेप की वजह से। तो यहाँ भी सेम एंट्री बनेगा बिकॉज नुकसान 40,000 हुआ है 40,000 का, तो बैड डेप अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर 40,000। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि जितना हमारा प्रोविज़न है उतना ही नुकसान हुआ है, तो ना पैसा बचा प्रोविज़न का, ना एक्स्ट्रा लगने वाला रिवैल्यूएशन में से, तो हिसाब बराबर न्यूट्रल हो गया एक तरीके से। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट डेबिटेड टू क्या था नीचे, बैड डेप 40,000। और ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम तुम लोग को याद करो पूरा एक टोटल क्लास डेडिकेट की चैप्टर 2 में IFR पे, WCR पे, है ना। तो उसी तरह तुम लोग को मैंने आज थोड़ा सा गाइड किया बैड डेप वाले केस का क्वेश्चन, और इस पे भी सवाल आ रहा है बीते 2-3 सालों से। लास्ट ईयर पूरा सवाल ही आया, 3 नंबर का आया था, और 1 मार्क्स में आ सकता है या कहीं भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखो कि यहाँ भी रीवैल्यूएशन ओपन हो सकता है, इट डिपेंड ऑन, अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल बैड डेप से अधिक बैड डेप आ जाएगा तो यहाँ भी रीवैल्यूएशन आता है। क्लियर? चलो इसको उतारने के बाद तुम्हारे इसी बुक में जो थोड़ा आगे बढ़ोगे, हम बता रहे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 52, 54, ये हम बात कर रहे हैं न्यू बुक के हिसाब से, ठीक है ना, 52 एंड 54। ये जो 2 सवाल है, मैंने इन दोनों सवाल को 100% आज इट इज़ कराया हुआ है, सिर्फ नाम और नंबर बदला है, और यहाँ पे लिख कर आ जाएगा एडमिशन, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे तो एडमिशन लिख कर आया था, क्या उसका कोई रूल आया यहाँ पे, कोई काम नहीं आया। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारा NPSR का भी निकला जाएगा, वही जो चैप्टर 2 था। तो कहीं ना कहीं जो हमने चैप्टर 2 में सीखा था, 2 टॉपिक याद करो कौन सा, यहाँ हमने सीखा था WCR, यहाँ हमने सीखा था IFR। तो ये 2 जो टॉपिक हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2। अब जिनको कंफ्यूजन है कि चैप्टर 2 में कहाँ पढ़े थे, तो वो क्वेश्चन नंबर स्पेसिफाइड मैंने कर दे रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए, सिर्फ बता रहे कहाँ पे, उसको इसलिए मार्क कर लो ताकि तुम लोग जब जाके देखना तो याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो था चैप्टर 2 का, क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 2 का, ये चैप्टर 3 हमारा पढ़ लेते हैं, ये वाला चैप्टर 3 है।
हम बात अब चैप्टर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 2 का एंड क्वेश्चन नंबर 36 था क्या सर? 33 था चैप्टर 3 का, सॉरी चैप्टर 2 का। यही सवाल जो यहाँ 54 पे दिया हुआ है IFR पे तुम्हारे बुक में चैप्टर 3 में, सेम सवाल हमने लगाया हुआ है चैप्टर 2 में क्वेश्चन 33 पे न्यू बुक के हिसाब से। वही सवाल है, कुछ भी बदला नहीं। केस है मतलब कि अगर IFR वाले केस में, WCR वाले केस में फॉर एग्जांपल याद करें कि अगर हमारे पास रिजर्व IFR WCR का है और क्लेम नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, क्लेम आया बराबरी का तो क्या करते हैं, क्लेम ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे, क्लेम कम आया तो क्या करेंगे, क्लेम ज़्यादा कम आया तो क्या करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ना बहुत सारे, यहाँ पे वही दिया है फिर से। तो हम तुम लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ बताए थे 100% फिर से कह रहे हैं 100% रिपीट है, तो उसमें कोई हम कुछ अलग नहीं बता देंगे। वही केसेस हैं, इवन पता है वही सारे केसेस घूम फिर कर हमारे बिग सवाल में आ भी रहे, बड़े सवाल में आ भी रहे हैं। ये देखो तुम्हारे इसी पता है क्वेश्चन में इस IFR का जो तुमने 5 केस पढ़ा था चैप्टर 2 के टाइम पे क्वेश्चन 33 में, उस 5 में से एक केस यहाँ दिया हुआ है इस बड़े क्वेश्चन में। तो मतलब कहने क्या है कि हमने वो पढ़ा वो पहले से, उसको एक बार देखना बाकी। लेकिन फिर भी तुम लोग के लिए मैंने क्या किया है, ये सवाल पिकअप करने के बाद एक सवाल जानबूझकर यहाँ पे और लिख कर रखा है 55 नंबर। 48 बहुत काम का सवाल था जो मैंने कराया अभी। ये दोनों तुम लोग के लिए फिर से कह रहे हैं एज अ होमवर्क तौर पे अपने बार करना, और आई गारंटीड इसलिए कर पाओगे बिकॉज कुछ अलग नहीं है। फिर भी नहीं कर पाते हो, एंटी भूल जाते हो, तो हम बताएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ अलग नहीं है, नया नहीं है। मेरा मकसद तुम्हें रिपीट क्वेश्चन लगवा करके सिर्फ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने मतलब नहीं है, हम लोग वैराइटीज़ पे काम करें। इसी हमारा न्यू वैरायटी था लिटरली, ऐसा सवाल चैप्टर 2 में नहीं था, यहाँ पे था, है ना। और अगर बात करें 55 पर, इसमें क्या है लास्ट सवाल हमारा रहेगा। बिग सवाल लगाने से पहले याद करो, ये हमारा कौन सा लेक्चर है 13th। हम तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में बात कहे थे कि हम लोग अभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे टुकड़ों में, है ना। कभी एक टॉपिक फिर एक टॉपिक फिर एक टॉपिक ऐसे करते रहते ना, पढ़ेंगे कम से कम 10-12 दिन पढ़ेंगे। आज वो दिन आ चुका है जहाँ तुम लगभग उस सारे ब्रेक वाले पार्ट को पढ़ लियो टिल यहाँ तक, और मैंने कहा अभी तक 55 के आसपास हम पढ़ने वाले थे। उसके बाद जो सवाल आएगा एक्चुअल 55 ऑनवर्ड्स, वो हमारे बोर्ड एग्जाम वाले मेन सवाल है। बट उसको फेस करने के लिए तुम्हें इन सब जितने पार्ट्स था ना पढ़ना पड़ेगा अलग अलग सेपरेटली। जहाँ तुमने सीखा पहले SR कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशो में एंट्री कैसे पास करते हैं, न्यू पार्ट अगर आ रहा है, रिजर्व्स कैसे बांटते हैं, रीवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं, ये सब जो तुमने सीख लिया सेपरेटली। तो अब हम इसके जस्ट बाद मतलब कल से नेक्स्ट क्लास से क्या करने वाले हैं, वहाँ से हम सवाल लगाएंगे वो वाला जिसमें सब कुछ अब क्या हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। तो और जो जुड़ेगा ना वही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बड़े मार्क्स में आता है। और जितने सीखे इसे वेस्ट नहीं हुआ है, ये सब भी आता है, छोटे मार्क्स में आएगा, 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर में। ये सवाल तो आया था पिछले साल 1 नंबर में। तो कहने मतलब क्या है, हम लोग ने इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। अब यहाँ से नया कुछ नहीं आएगा, सब मर्ज होकर आएगा। बट उस मर्ज को कल से पढ़ने से पहले एक आखिरी फाइनल क्वेश्चन लगाते हैं, ये वाला, जहाँ पे वही सब चीज़ें कि रिजर्व सरप्लस सब मर्ज कर दिया है। तुम्हें ओल्ड न्यू सब दे दिया है, बहुत से गिवन इन्फॉर्मेशन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करना है। बट अगले 2 मिनट के पहले इसको उतारो, फिर इस पे आते हैं। लिखो इसको, अब ध्यान दो। ये सवाल हम लोग इस टाइप का कम से कम 2-3 बार पहले से लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत रैंडम न्यू क्वेश्चन पिकअप कर लिया है। बट जस्ट फॉर तुम लोग के लिए मैंने एक सवाल और जानबूझकर पिकअप किया है कि तुम लोग को एक आइडिया दोबारा मिल जाए कि अगर इस टाइप का बिग क्वेश्चन आता है करीब करीब 4 नंबर के लिए, 4 नंबर सवाल है, जहाँ पे तुमसे कहेगा कि इतने इन्फॉर्मेशन का एंट्री पास करो। अब इतना बड़ा सवाल देख के जो मैंने लिखा तो इस तरह से, बट बुक में दिया है पैराग्राफ वे में दिया हुआ है, हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें सवाल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार कि चारू एंड दीपिका वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। तीन में दिया ओल्ड रेशियो, नॉर्मल बात है। दे एडमिटेड ईसा एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू रेशियो इज अग्रीड बिटवीन दैम 4:3:2। तो उसके आ जाने के बाद ईसा क्या देने बाद अब उन जो 3 पार्टनर्स का न्यू रेशियो होगा, CD इन्हें शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, 4:3:2 दे दिया है न्यू रेशियो, तो अवेलेबल है। और ऑब्वियस ही बात है, मैंने बार बार कहा है जब वो न्यू और ओल्ड दोनों मेंशन करते हैं, इसका मतलब क्या है
वहाँ तुमको SR तो निकालना ही पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के ओल्ड माइनस न्यू करके, तुक्का नहीं मार सकते हो। SR क्या आएगा, ठीक है ना। और SR क्यों निकालना पड़ता है तो नौबत आएगा, बिकॉज जो गुडविल आता है न्यू पार्टनर उसको तुम बांटते ही हो SR में, तो वहाँ पे SR काम माइट भी आगे चल के आएगा, देखा जाएगा। पर चलो आगे देखो, अब लिखा है ऑन द डेट ऑफ ईसाज एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ चारूज एंड दीपिकाज डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। मतलब इनके आने के टाइम पे बैलेंस शीट में इतना कुछ गिवन था। अब याद करो, मैंने बताया था कि न्यू पार्टनर के आने के टाइम पे अगर कुछ बैलेंस शीट में अपीयर्ड है तो उस अपीयर्ड एनीथिंग से, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं न्यू पार्टनर का। तो मतलब इस पूरे सवाल में फिलहाल जो ये बैलेंस शीट में अपीयर्ड है, सोर्ड मतलब अपीयर्ड, उस इस पूरे अपीयर्ड से इनका मतलब तो है नहीं, बट इन सब को तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बिफोर एडमिशन करा लेने से पहले न्यू पार्टनर का। कैसे करते हो ट्रीटमेंट इसका, बांटते हो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। बट कैसे बांटते हो मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि जो चीज़ लायबिलिटी साइड का होता है रिजर्व सरप्लसेस, क्या क्या हो सकता है याद कराओ, 5-6 नाम मैंने बताया था ना, WCR, IFR, जनरल रिजर्व और क्या था, PL क्रेडिट या सिर्फ PL या कंटिजेंसी रिजर्व, ये सब 5-6 नाम थे। क्या क्या एसेट्स में था, गुडविल अपीयर्ड वाला उसके अलावा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक और था क्या था, PL डेबिट। यहाँ PL डेबिट एसेट्स में, वहाँ PL क्रेडिट लाइबिलिटी में। तो इन सब को तुमको राइट ऑफ करना होता है, बांटना होता है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। और कैसे बांटते हो, जो रिजर्व सरप्लस यहाँ के मैंने नाम बताया भी लाइबिलिटी साइड के, वो सब तुम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हो, पार्टनर्स को क्रेडिट करके। जो एसेट्स के दिए होते हैं वो तुम पार्टनर से मांगते हो उनको डेबिट करके। सिंपल ऐसे बांटना होता है, एंट्री बनाना होता है। तो यहाँ इतना कुछ दिया है, तुमको देख के डरना नहीं है, तुम्हें इन सबको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, और जो जो नाम तुम्हें दिख जाए उनका एंट्री पास कर दो। जैसे देखो ओल्ड से दिया है, न्यू से दिया है, इसका अभी कोई काम तो है नहीं, SR निकाल सकते हैं और छोड़ो उसको भी, बाद में तुमको बैलेंस शीट में इतना शो किया है ना। चलो एक काम करते हैं, इन सब का ही ट्रीटमेंट पहले ही करते हैं। ये जो दिया है रिजर्व, जनरल रिजर्व, याद दिलाओ कैसे बटेगा पार्टनर बीच में, पार्टनर्स के बीच में कैसे बटेगा। और ये पहले कहाँ पे आता है, किस साइड आता है बैलेंस शीट के, लायबिलिटी एसेट्स। बैलेंस शीट के कौन से पोर्शन में आता है बताए थे हम। तो मैंने कहा था जो चीज़ लायबिलिटी का रिजर्व सरप्लस दिया होता है वो पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है उनको क्रेडिट करके। तो अभी जब इसका एंट्री बनाओ, सबका एंट्री बनेगा एक करके, और ऊपर नीचे का कोई दिक्कत नहीं है, हम चले सीक्वेंस वाइज। तो अगर इसका एंट्री बनाते हैं, पहला एंट्री जनरल एंट्री, तो इसका फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, ये पार्टनर प्रोवाइड करते हैं ना, तो जो रिजर्व का नाम ऊपर आएगा डेबिटेड टू, दो पार्टनर्स ओल्ड में उनको दिलाएगा सिर्फ, टू चारू, या जो शॉर्ट में लिखो 2C 2D, और कितना अमाउंट है 2 लाख। तुम्हें इसको बांटना है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2 में। कुछ इस प्रकार बांटोगे, 2 लाख इंटू 3/5, 2 लाख इंटू 2/5। सॉल्व करो, कितना है बताओ, कुछ सॉल्व किया है। आई होप ये तुम्हारा आएगा 1,20,000 और 80,000 आएगा, सही है, ठीक है। हम लोग का एक एंट्री बन भी गया। चलो सेकंड पे आते हैं, PL डेबिट, यहाँ लिख दिया डेबिट, मेंशन किया है, ठीक है, उसमें लिखा था डेबिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट। तो ये बताओ ये PL डेबिट कहाँ का पार्ट होता है, एसेट्स का, मतलब 21 जगह रहता है अपीयर्ड बैलेंस शीट में PL डेबिट एसेट्स में। और मैंने अभी जस्ट कहा जो एसेट्स का होता है वो हम पार्टनर से मांगते हैं राइट ऑफ करते वक्त, तो ये बिकॉज इट इज लॉस फॉर द फर्म। तो ऐसे केस में जो लॉस है उसको राइट ऑफ करते वक्त पार्टनर्स के नाम को डेबिट में लिखोगे इस बार। तो जो दो पार्टनर्स ओल्ड हैं ऊपर आएंगे इस बार, CD डेबिटेड टू PL, सिंपल। और अमाउंट कितना दिया PL का 40,000। इसको भी बांटो इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, जो कि उसी तरह बटेगा जैसे ऊपर बांटे हो। क्या क्या है 40,000 इंटू 3/5, 40,000 इंटू 2/5। सॉल्व किए, ये भी तुम्हारा कितना आएगा, आई होप आएगा 24-16, है ना। चेक कर लेना आंसर, टुक्का मार रहा है, ठीक है। ढंग से लिखा भी नहीं पा रहा, गुस्सा आ रहा है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो देखो ऑब्वियस सी बात है
तुमको देखना है कि इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ बातें कहा है कि यहाँ से इतना देके छोड़ दिया है। देखो दिया इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद IFR दिया है, ये पार्टनर में बटेगा नहीं, पार्टनर्स में, ये तो एक एसेट्स हमारा है। हम इस IFR को पार्टनर से बांट सकते हैं डायरेक्टली, एज लाइक जैसे रिजर्व बांटे ऊपर भी, ऐसे एंट्री पास करके IFR डेबिटेड टू बोथ द ओल्ड पार्टनर्स। बट एक बार देख लो, क्या पता नीचे ऊपर कहीं इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है क्या। तो जब क्वेश्चन देखोगे ना, तुम्हें एंडिंग में यहाँ देखो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है, 2,30,000। ये हमारा लास्ट केस है। तुम्हें अगर याद होगा जब लोग IFR पढ़े थे क्वेश्चन चैप्टर 2 में, क्वेश्चन 33 में, 34 जो भी था नंबर, वहाँ पे बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट घटने बजाय बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो जो IFR था वो तो यूज़ हुआ ही नहीं भाई। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो नुकसान कहाँ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस IFR को अब एज लाइक जनरल रिजर्व की तरफ बांट देंगे पार्टनर बीच में, बिकॉज एंट्री पास करना है। तो एंट्री वैसे बनेगा, क्या बन जाएगा, ये भी हमारा होता है लायबिलिटी साइड में, और बिकॉज ये रिजर्व लायबिलिटी साइड में होता है तो ये भी पार्टनर्स को पैसा मिलेगा उनको क्रेडिट करके, जैसे ऊपर की पहले वाली एंट्री में IFR डेबिटेड टू C टू D। कितना अमाउंट IFR का, 60,000। अगर मान लो नुकसान हुआ होता इन्वेस्टमेंट में तो उस लॉस को मीट करने के बाद टू इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद जो पैसा बचता रिमेनिंग वो बांटते पार्टनर बीच में। वो लोग केस वहाँ लगाए हुए थे, ध्यान देना उस चीज़ को। बांटो जरा इन द ओल्ड रेशियो, 60,000 इंटू में 3/5। आइए सॉल्व करो, उसको आएगा बताओ। ये तुम्हारा आएगा 36/24। चेक करो, हाँ मैं टुका सही लग रहा है क्या, 36/24। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, 2 लाख से 2,30,000 हो गया, बढ़ा है ना, तो इसका भी एंट्री बनता है। ये हम लोग वहाँ पढ़े थे, भूलना मत, कुछ अलग नहीं बता रहे हम। तो यहाँ पे जो 30,000 से इन्वेस्टमेंट एज अ एसेट्स इंक्रीज हुआ है, तो याद करो जब भी हमारा एसेट्स इंक्रीज होता है तो एसेट्स कहाँ लिखाता है, डेबिट में, तो ऊपर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, और जितने से इंक्रीज किया है उतने से आना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज किया है 30,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, और ये जो अमाउंट है 30,000 का, ये हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, बिकॉज ये इनकम है तो ये ट्रांसफ़र होगा रिवोल्यूशन में। ये जो ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है जब हम लोग IFR का वो 5 केस पढ़ रहे थे। यहाँ पे उस 5 में से एक केस को पिकअप करके इस बड़े सवाल में जोड़ दिया, इतने ही किया सिर्फ। और यही जो रिवर्सन का तुम 30,000 रुपया अर्न किए ऑन द स्पॉट, तुमको ये पैसा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स बांट देना होता है। तो इसमें एक एंट्री और बनेगा, लास्ट एंट्री कैसे बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे, टू C टू D। और कितना अमाउंट है, 30,000। इसको जरा बांटो इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, 30,000 इंटू 3/5, फिर 30,000 इंटू 2/5। बताओ इसका कितना आएगा, 18/12। चलो बढ़िया है, 18,000, 12,000। तो मतलब हम लोग ने ओवरऑल इसका एंट्री बना लिया, इन्वेस्टमेंट का भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग बच्चा सिर्फ इतना पार्ट, ये बच्चा सिर्फ ना देख सकते हो। तुम्हें इसी तरह एग्जाम में करना होता है कि एकदम स्टेप बाय स्टेप करो, कुछ छूटेगा नहीं। जब इस पे आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो जो न्यू पार्टनर ईसा है, सी ऑल्सो ब्रिंग्स कैपिटल अमाउंट एंड गुडविल प्रीमियम इन कैश। बट कितना प्रीमियम गुडविल का मेंशन नहीं किया है। तो कैश लिखा तो मतलब ला तो रही है, पक्का है, बट कितना ला रही है मैं लिखा नहीं ना। और याद करो तुमको मैंने कहा था कि जब जब न्यू पार्टनर का गुडविल अमाउंट नहीं दिया होता है तो ये अज्यूम करके चलो क्वेश्चन में तुम्हें गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड वाला दिया रहता है, मोस्टली दिया होता है। यहाँ देखो तुम्हें फर्म का गुडविल दे दिया है और ये जानबूझ कर दिया है क्योंकि इसी फर्म के वैल्यूड वाले फिगर से जो उसमें दिया है वैल्यूड गुडविल का फिगर फर्म का, इसी फर्म के वैल्यूड वाले फिगर से तुम उस न्यू पार्टनर के गुडविल का अमाउंट पता लगा सकते हो। मतलब ये बोलना चाह रहे, देखो ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर दैट इज ईसा, ई नाम है क्या,
इनका तुम्हें का पता लगाना है शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो सिंपल तरीका है, जितना फर्म का गुडविल है वैल्यूड वाला, उसको मल्टीप्लाई कर दो उस न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से। मतलब अगर ये दिया ना 180, तो 1,80,000 इंटू जितना उसका शेयर था। अब तो यहाँ पे तो ईसा का शेयर भी नहीं दिया नहीं है, क्या करें? ये देखो तुम्हें न्यू रेशियो दिया, न्यू रेशियो जो उसका लास्ट वाला है 2, वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईसा को। तो यहाँ 2 अपॉन कितना आएगा? 9। तो ये जो 2 अपॉन 9 आएगा दैट इज ईसा शेयर। सॉल्व किए, ये कटेगा तुम्हारा 20, 40 आएगा, ये आएगा ना। ये हमारा आ गया ईसा का, क्या आ गया? अमाउंट ऑफ गुडविल। अब सोच लो, जो चीज़ क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली अगर यहाँ दे ही दिया होता 40,000 तो कोई दिक्कत ही नहीं था। सिर्फ तुमको थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि वो ना दे के तुम्हें फर्म का दे दिया, तो कोई बात नहीं, तुम फर्म की थोड़ी निकाल लो, बात तो ही बनेगा, थोड़ा बस लिखना पड़ जाएगा। अब इस गुडविल करे क्या, जो मैंने तुमको डे 1 समझा रहे थे कि जब भी न्यू पार्टनर आता है 2 एंट्री बनता है। कैपिटल का गुडविल का क्या एंट्री था, याद दिलाओ? जब भी न्यू पार्टनर आता है तो वो पैसा ला रहा है गुडविल का एंड कैपिटल का, तो पैसा आ रहा है, तो वो जो 2 एंट्री था वो एंट्री क्या था दिलाओ? 1 2 3 4 5 एंट्री बना है, 2 एंट्री और बनने जा रहा है। पहला पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, नाम क्या रहेगा? ईसास कैपिटल, एंड दूसरा 2 बिकॉज पैसा कैश में आ रहा है गुडविल का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट है? कैपिटल है 3 लाख का एंड गुडविल हमारा है 40,000 का, दोनों जोड़ दो 3,40,000। और जो आखिरी एंट्री है, इसी गुडविल को तुमको ऑन द स्पॉट बिटवीन द नॉट ओल्ड पार्टनर्स, बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बांट देना होता है। तो अब यहाँ मुझे नहीं पता कि क्या सेक्रीफाइस पहले ओल्ड पार्टनर्स किए भी हैं कि नहीं है, बट ये तो फैक्ट बांटना पड़ेगा ही। तो जो सेकंड एंट्री बनता है वो होता है कि इसी प्रीमियम फॉर गुडविल जो अमाउंट यहाँ तुमने पाया है गुडविल नाम पे, ये तुमको बांटना होता है बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। हम अगर ये अज्यूम करके चले कि बोथ ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस किए होंगे, तो नीचे आएंगे दोनों का नाम 2C 2D। बस फर्क इतना है कि इस पैसे को तुम बांटोगे नॉट इन द ओल्ड रेशियो, तुम इसको बांटोगे इन द सेक्रीफाइस रेशियो, जो मुझे फिलहाल यहाँ नहीं पता। और तुमको इसी के लिए यहाँ पे अब वो जो ओल्ड और न्यू दिया था, यहाँ से SR निकालना पड़ेगा। चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए, ओल्ड हमारे पास कितना है 3:2, न्यू कितना है 4:3:2, ये ओल्ड न्यू हो गया ना। तुम्हें चेक करना है इन दोनों का, ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि न्यू तो हमेशा गेन करता है न्यू पार्टनर। तो जब चेक किया जाएगा पहले चारू का, तो यहाँ चारू कितना ओल्ड है 3/5, कितना इनका न्यू है 4/9। सॉल्व करो, ये आएगा 45, ये आएगा 9 9 3 27, ये आएगा 5 तो 20, ये आएगा तुम्हारा 7 अपॉन में 45। नीचे देखो कितना आएगा D का 2/5, ये हम लोग बहुत बार किए थे, इसमें डायरेक्टली कर रहे हैं 3/9 45, ये आएगा तुम्हारा 9 18, ये आएगा तुम्हारा 5 तो 15, तो तुम्हारा आया 3/45। बिकॉज दोनों प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस दोनों किए हैं, इसको तुमको लाना पड़ेगा साथ में जस्ट टू गेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम। मतलब C और D का सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ रहा है, तो उनको लिखो साथ में 45 कट गया, तो बचा कितना 7:3। ये बेसिकली उनका आया SR का वैल्यू, जो हम निकालना सीखे पहले से भी है। तो तुमको बस करना क्या है, इस 40,000 को 7:3 बांट देना है। इसके बाद चेक कर लो 7 सही है, हाँ सही है। कैसे बांटोगे, सेम तरीके से 40,000 इंटू 7/10, 40,000 इंटू 3/10। तो सॉल्व किया इसको, कितना पक्का ना। और नीचे देखो ये एंट्री इतना पता क्यों बना,
क्योंकि सवाल में बहुत कुछ जोड़ दिया था। पता बोर्ड एग्जाम में क्या हो, ये सवाल सेम आ सकता है, बस क्या करेगा सवालों का कॉम्प्लेक्स छोटा करने के लिए एक दो टर्म यहाँ से निकाल देगा। मतलब कहने क्या है कि सवाल यही सब एग्जाम में आते हैं छोटे नंबर वाले केस में, 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर में। और इतना जान लो कि हम लोग ने अभी तक इस चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है। अब जो इसके बाद आएगा वो सब हमारे काम का है, बट वो बड़े मार्क्स में आता है। ठीक है, चलो पहले इतना ढंग से देख लो बेटा। और एक बात और भी है, जो इधर भी डिस्टर्बेंस हुआ है बीते 7-8 दिन से, हम खुद अभी उस डिस्टर्बेंस शिकार हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हम भी हुए हैं इस पूरे घूमने की जर्नी में, ट्रैवल जर्नी में। गला भी ख़राब है, बाकी थोड़ा रूटीन बिगड़ा है, ढंग से लिखा नहीं पा रहा, बट होपफुली अगले 2-3 दिन के अंदर सब ट्रैक पे आ जाएगा मेरे साइड से, और जो कंटिन्यूटी था उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बस इसको ढंग से उतार लो, और हम लोग जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे चीज़ों को और आगे ले चलेंगे। बट हाँ, ये ध्यान देना कि आज का जो 2 सवाल मैंने छोड़ा था लिखा था एज अ होमवर्क, वो तुम जरूर ट्राई करना, ठीक है ना, IFR और WCR पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।